आइए द कैंटरबरी टेल्स ये प्रोलॉग के अगले भाग का विश्लेषण जारी रखते हैं। चिरुरा। दूसरा स्टैंजा, पूरे का सार। दूसरे स्टैंजा में चौसर बताते हैं कि कैसे वसंत ऋतु का मौसम न केवल प्रकृति को बल्कि मानव हृदय को भी प्रभावित करता है। इस समय लोग यात्रा की योजना बनाते हैं और विशेष रूप से तीर्थ यात्राएं करते हैं। इन तीर्थ यात्राओं का उद्देश्य धार्मिकता की खोज और आध्यात्मिक शुद्धिकरण होता है। पंक्तियों का विस्तृत विश्लेषण। पंक्ति 5। One Zephyrus eke with his sweety breath। यहाँ जेफिरस ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार पश्चिमी हवा के देवता का उल्लेख है। जेफिरस की मधुर सांस से संकेत मिलता है कि वसंत की हल्की और सुखद हवा ने प्रकृति को जीवन से भर दिया है। पंक्ति 6। Inspired hath in every holt and heath। जेफिरस की हवा ने जंगलों और खुले मैदानों होल्ट और हीथ में जान फूंक दी है। यह पंक्ति इस बात को दर्शाती है कि वसंत ऋतु ने पूरे परिदृश्य को सजीव और हरा भरा बना दिया है। पंक्ति 7। द टेंडरे क्रॉप्स एंड द योंगे सन। ताजे अंकुर और युवा सूरज का वर्णन किया गया है। यह बताता है कि नई फसलें उग रही हैं और सूर्य की रोशनी अब गर्म और सुखद है। यह नवजीवन और नवशक्ति का प्रतीक है। पंक्ति 8। Hath in the Ram his half a course hereon। यह पंक्ति खगोल विज्ञान की ओर इशारा करती है। राम बेला मेष राशि में सूर्य अपने आधे मार्ग पर है, जो मार्च और अप्रैल के समय का प्रतीक है। यह इंगित करता है कि वसंत ऋतु पूरी तरह से अपनी पकड़ बना चुकी है। पंक्ति 9। एंड स्मेल फाउल्स मेकन मेलोडाई। इस पंक्ति में पक्षियों के मधुर गायन का उल्लेख है। पक्षी खुशी से गा रहे हैं, जो इस मौसम की जीवंतता और सौंदर्य को और अधिक बढ़ाता है। पंक्ति 10। That slept all the night with open eye। पक्षी रात भर खुली आंखों से सोते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि उनके लिए यह समय ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ है। यह प्राकृतिक सौंदर्य और उल्लास का प्रतीक है। पंक्ति 11। So pricketh him nature in higher courages। प्रकृति ने उनके दिलों में उल्लास और उमंग भर दिया है। यह पंक्ति बताती है कि प्रकृति की प्रेरणा से हर जीव उल्लासित हो उठता है। पंक्ति 12। Then longen folk to goon on pilgrimages। इस पंक्ति में बताया गया है कि वसंत के इस समय में लोग तीर्थ यात्रा पर जाने की तीव्र इच्छा महसूस करते हैं। यह धार्मिकता और आध्यात्मिकता की ओर खिंचाव का प्रतीक है। पूरे स्टैंजा का संदेश। यह स्टैंजा प्राकृतिक सौंदर्य और वसंत ऋतु के प्रभाव को दर्शाता है। यह न केवल बाहरी दुनिया को सजीव करता है, बल्कि मानव आत्मा को भी जागृत करता है। इस मौसम में तीर्थ यात्राएं करने की परंपरा को भी चौसर ने इसमें खूबसूरती से जोड़ा है। आइए द कैंटरबरी टेल्स प्रोलॉग का विश्लेषण आगे बढ़ाते हैं। तीसरा स्टैंजा, पूरे का सार। तीसरे स्टैंजा में तीर्थयात्रियों की यात्रा के उद्देश्य और उनके गंतव्य का वर्णन किया गया है। ये तीर्थयात्राएं धार्मिक आस्था से प्रेरित होती हैं और लोग विशेष रूप से सेंट थॉमस बेकेट की समाधि पर श्रद्धा व्यक्त करने के लिए कैंटरबरी जाते हैं। सेंट थॉमस को उनकी चमत्कारी शक्तियों और पवित्रता के लिए याद किया जाता है। पंक्तियों का विस्तृत विश्लेषण। पंक्ति सोरील एंड स्पेशली फ्रॉम एवरी शायर्स एंड डे। यह पंक्ति इंग्लैंड के हर कोने से तीर्थयात्रियों के कैंटरबरी जाने की बात कहती है। शायर्स एंड डे इंग्लैंड के विभिन्न क्षेत्रों को दर्शाता है। लोग अपनी आध्यात्मिकता को पुनर्जीवित करने के लिए लंबी यात्रा करते हैं। पंक्ति 14। ऑफ एंगलॉन्ड टू कॉन्टरबरी दे वेंडे। इस पंक्ति में वेंदे शब्द से संकेत मिलता है कि तीर्थयात्री कैंटरबरी की ओर जा रहे हैं। उनका उद्देश्य है सेंट थॉमस बेकेट की समाधि तक पहुंचना, जो पवित्रता का प्रतीक है। पंक्ति 15। द होली ब्लिसफुल मार्टर फॉर टू सेके। यहां होली ब्लिसफुल मार्टर सेंट थॉमस बेकेट को संदर्भित करता है। तीर्थयात्री उनकी समाधि पर जाकर उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं।
पंक्ति 16, दैट हेम हाथ होल्पेन वन दैट देवर सीके। इस पंक्ति में सेंट थॉमस की चमत्कारी शक्तियों का उल्लेख है। वे उन लोगों की मदद करते हैं जो बीमार या दुखी हैं। इस प्रकार तीर्थ यात्रा न केवल धार्मिक बल्कि व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए भी की जाती है। पूरे स्टैंजा का संदेश। यह स्टैंजा इंग्लैंड के तीर्थ यात्रा परंपरा और धार्मिक भावना को दर्शाता है। कैंटरबरी की यात्रा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आस्था, आशा और चमत्कारी शक्तियों में विश्वास का प्रतीक है। यह मध्यकालीन समाज के धार्मिक दृष्टिकोण को उजागर करता है। अब तक हमने वसंत ऋतु के प्रभाव और तीर्थ यात्रियों की यात्रा की शुरुआत का विश्लेषण किया। आगे के हिस्सों में चौसर प्रत्येक तीर्थयात्री के चरित्र और उनके समाज में स्थान का विवरण देंगे। आइए द कैंटरबरी टेल्स प्रोलॉग का विश्लेषण आगे बढ़ाते हैं, जहां चौसर तीर्थयात्रियों के चरित्र और उनकी विशिष्टताओं का वर्णन करना शुरू करते हैं। चौसर द्वारा तीर्थयात्रियों का परिचय। प्रोलॉग के अगले भाग में चौसर ने 29 तीर्थयात्रियों का वर्णन किया है। उन्होंने हर व्यक्ति को उनकी सामाजिक स्थिति, पेशे, वेशभूषा और व्यवहार के आधार पर विस्तृत रूप से चित्रित किया है। यह वर्णन न केवल मध्यकालीन समाज की झलक प्रदान करता है बल्कि व्यंग्य और यथार्थवाद का भी अद्भुत उदाहरण है। नाइट नाइट का परिचय। चौसर सबसे पहले नाइट नाइट का वर्णन करते हैं। नाइट एक आदर्श योद्धा है जो अपने शौर्य, ईमानदारी और नैतिकता के लिए जाना जाता है। वह समाज में सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति है। पंक्तियों का विस्तृत विश्लेषण। पंक्ति 43, अ नाइट देयर वॉज एंड दैट अ वर्दी मैन। चौसर नाइट को वर्दी मैन कहकर संबोधित करते हैं। यह उनकी बहादुरी और नैतिकता का प्रतीक है। नाइट अपनी प्रतिष्ठा और आदर्शों के कारण समाज में आदरणीय है। पंक्ति 44, दैट फ्रो द टाइम दैट ही फर्स्ट बिगन। यह पंक्ति नाइट के जीवन की शुरुआत को दर्शाती है। वे अपने जीवन के शुरुआती दिनों से ही वीरता और शौर्य के मार्ग पर चल रहे हैं। पंक्ति 45, टू राइड एन आउट ही लव्ड शिवलरी। इस पंक्ति में शिवलरी शब्द का उल्लेख है जो मध्यकालीन योद्धाओं के आदर्शों जैसे वीरता, ईमानदारी और दूसरों की रक्षा करने का प्रतीक है। नाइट इन सभी गुणों का पालन करते हैं। पंक्ति 46 और 47, ट्राउदी एंड ऑनर, फ्रीडम एंड कर्टाइसी। नाइट की चार प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया गया है। सत्यनिष्ठा, ट्राउथी, सम्मान, ऑनर, स्वतंत्रता, फ्रीडम और विनम्रता, कर्टिसी। ये गुण उन्हें आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। नाइट के चरित्र का सार। नाइट चौसर के तीर्थयात्रियों में सबसे आदर्श व्यक्ति हैं। उनका वर्णन न केवल योद्धा वर्ग के लिए आदर्श स्थापित करता है बल्कि यह भी दिखाता है कि चौसर उन्हें अत्यधिक सम्मान देते हैं। स्क्वायर स्क्वायर का परिचय। नाइट के बाद चौसर उनके बेटे स्क्वायर स्क्वायर का परिचय देते हैं। स्क्वायर युवा, उत्साही और आकर्षक व्यक्तित्व का धनी है। वह अपने पिता की तरह वीर है, लेकिन उसमें युवावस्था की जोशपूर्ण विशेषताएं भी हैं। पंक्तियों का विस्तृत विश्लेषण। पंक्ति 17, विद लोकस क्रल एज दे वर लेड इन प्रेसे। स्क्वायर के घुंघराले बालों का वर्णन किया गया है। यह उनके आकर्षक व्यक्तित्व का प्रतीक है। पंक्ति 80, ऑफ 20 ईयर ऑफ एज ही वॉज आई गेसे। यह पंक्ति स्क्वायर की युवावस्था का संकेत देती है। वह केवल 20 वर्ष का है और अपनी जवानी के आनंद में है। पंक्ति 81, ऑफ हिज स्टेचर ही वॉज ऑफ इवन ए लेंथ। स्क्वायर की कद काठी का वर्णन किया गया है। वह सुडौल और स्वस्थ है, जो उनकी शारीरिक क्षमता को दर्शाता है। पंक्ति 82 से 3, एंड ही हैड बीन सम टाइम इन केवाची, इन फ्लोंद्रे, इन अर्तवा एंड पिकर्दी। स्क्वायर ने विभिन्न स्थानों पर युद्ध लड़ा है। यह पंक्ति दिखाती है कि वह वीरता में अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। स्क्वायर के चरित्र का सार। स्क्वायर नाइट के बेटे के रूप में उभरता हुआ योद्धा है।
वह अपने पिता से प्रेरित है, लेकिन उसका स्वभाव अधिक आनंद प्रिय और सौंदर्य प्रेमी है। आइए द कैंटरबरी टेल्स प्रोलॉग के अगले तीर्थयात्रियों का विश्लेषण जारी रखते हैं। यमन योमन का परिचय। सक्वायर के बाद चौसर यमन योमन का वर्णन करते हैं। यमन नाइट और सक्वायर के सेवक हैं। वह एक वानर और शिकारी है जो अपनी कार्यकुशलता और उपकरणों की देखभाल के लिए जाना जाता है। पंक्तियों का विस्तृत विश्लेषण। पंक्ति 101 अ येमन हड्डे है एंड सर्वेंट्स नामो। यह पंक्ति बताती है कि नाइट और सक्वायर के पास केवल एक यमन है। सर्वेंट्स नमो का मतलब है कि उनके पास और कोई सेवक नहीं है। पंक्ति 102 एट द टाइम फॉर हाइम लिस्ट राइट सो। यह दर्शाता है कि यमन उनके साथ यात्रा पर निकले हैं। वे उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करते हैं। पंक्ति 103 एंड ही वॉज क्लैड इन कोट एंड हुड ऑफ ग्रीन। यह पंक्ति यमन के कपड़ों का वर्णन करती है। वह हरे रंग की कोट और हुड पहने हुए हैं जो एक शिकारी या वानर के लिए उपयुक्त है। पंक्ति 104 अ शीफ ऑफ पेचोक एयरवेस ब्राइट एंड केने। यमन के पास मयूर पंखों से बने तीखे तीरों का एक गुच्छा है। ये उनकी धनुर्विद्या की कुशलता को दर्शाता है। पंक्ति 105 एंड इन हिज हैंड ही बार अ माइटी बाव। यह पंक्ति उनके मजबूत धनुष का उल्लेख करती है। यह यमन की ताकत और उसके शिकार कौशल का प्रतीक है। यमन के चरित्र का सार। यमन एक ईमानदार, मेहनती और निष्ठावान सेवक है। उनके व्यक्तित्व और वेशभूषा में उनकी व्यावसायिक दक्षता और प्रकृति के प्रति लगाव स्पष्ट है। प्रियोरिस प्रायोरिस का परिचय। यमन के बाद चौसर एक प्रियोरिस प्रायोरिस का परिचय देते हैं। वह एक नन है जो अपनी सुंदरता, सज्जनता और शिष्टाचार के लिए जानी जाती है। हालांकि वह आध्यात्मिक कर्तव्यों की तुलना में सांसारिक आचरण पर अधिक ध्यान देती है। पंक्तियों का विस्तृत विश्लेषण। पंक्ति 118 देयर वाज आल्सो अ नॉन्ने ए प्रियोरिस। यह पंक्ति प्रियोरिस की पहचान कराती है। वह एक नन है, लेकिन उनकी विशेषताएं एक सामान्य नन से अलग हैं। पंक्ति 119 दैट ऑफ हायर स्माइलिंग वॉज फुल सिंपल एंड कॉय। यह पंक्ति उनकी सौम्यता और विनम्र मुस्कान का उल्लेख करती है। सिंपल एंड कॉय उनके विनम्र स्वभाव को दर्शाता है। पंक्ति 120 हिर ग्रेटेस्टे ऊथ वॉज बट बाय सेंटे लॉय। यह पंक्ति उनके हल्के स्वभाव का संकेत देती है। वह हल्की फुल्की और मासूम शपथ लेती है। पंक्ति 162 एंड शी वॉज क्लेप्ट मैडम एगलेंटाइन फुल वेल शी सॉन्ग द सर्विस डिवाइन। उनका नाम मेडम एग्लैंटाइन है। वह धार्मिक सेवाओं के दौरान मधुर स्वर में गाती है। पंक्ति 133 एंड फ्रेंच शी स्पाक फुल फेयर एंड फेटिसली। यह पंक्ति उनके फ्रेंच भाषा के ज्ञान और उनके परिष्कृत व्यवहार को दर्शाती है। प्रियोरिस के चरित्र का सार। प्रियोरिस एक आकर्षक और परिष्कृत व्यक्तित्व है। वह सांसारिक जीवन की ओर अधिक झुकी हुई है, जो उनके धार्मिक आदर्शों और व्यावहारिक जीवन के बीच के विरोधाभास को उजागर करता है। आइए द कैंटरबरी टेल्स प्रोलॉग के अगले तीर्थयात्रियों का विश्लेषण जारी रखते हैं। मोंक मंक का परिचय। प्रियोरिस के बाद चौसर मोंक मंक का वर्णन करते हैं। मोंक एक धार्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन वे पारंपरिक मठवासी जीवन शैली से अलग हैं। वह आरामदायक और विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं। मोंक का चरित्र व्यंग्यात्मक है क्योंकि वह अपने धार्मिक कर्तव्यों को छोड़कर शिकार और भोगविलास में रुचि रखते हैं। पंक्तियों का विस्तृत विश्लेषण। पंक्ति 165 अ मंक देयर वाज अ फेयर फॉर द मेस्ट्री। चौसर मोंक को फेयर फॉर द मेस्ट्री कहकर उनकी सुंदरता और प्रभावशाली उपस्थिति का वर्णन करते हैं।
पंक्ति 150, an outrider that loved Venere। यह पंक्ति बताती है कि मोंक को शिकार वेनेरे का शौक है, जो कि एक मठवासी के लिए असामान्य है। पंक्ति 100 स्टाइन सो सदेरी of pricking and of hunting for the hare was all his lust, for no cost would he spare। मोंक को घुड़सवारी और शिकार करने का इतना अधिक शौक है कि वह इसके लिए किसी भी कीमत की परवाह नहीं करते। पंक्ति 170, he of not of that text a pulled hen। यह पंक्ति दर्शाती है कि मोंक धार्मिक ग्रंथों या परंपराओं की परवाह नहीं करते। पंक्ति 175, एंड आई से दे हिज ओपिनियन वॉज गुड। चौसर व्यंग्य के माध्यम से मोंक के दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं, जो वास्तव में उनके आचरण की आलोचना है। मोंक के चरित्र का सार। मोंक का चरित्र परंपरागत मठवासी जीवन के विपरीत है। वह विलासितापूर्ण और सांसारिक जीवन जीते हैं। चौसर उनके माध्यम से मध्यकालीन मठों की गिरावट और धार्मिक व्यक्तियों की नैतिक कमजोरियों को उजागर करते हैं। फ्रायर। फ्रायर का परिचय। मोंक के बाद चौसर फ्रायर फ्रायर का परिचय देते हैं। फ्रायर धार्मिक उपदेशक होते हैं, लेकिन चौसर का फ्रायर चालाक और सांसारिक है। वह अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए धर्म का उपयोग करते हैं। पंक्तियों का विस्तृत विश्लेषण। पंक्ति 208, अ फ्रेरे दर वर्स अ वॉन टाउन एंड अ मेरे। फ्रायर को वॉन टाउन और मेरे कहकर उनकी चंचल और आनंद प्रिय प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है। पंक्ति 210, फुल वेल बिलोड एंड फैमिलियर वॉज ही। फ्रायर लोगों के बीच लोकप्रिय और परिचित हैं, लेकिन यह उनकी चापलूसी और चालाकी का परिणाम है। पंक्ति 212, 213, फॉर ही हैड ए पावर ऑफ कन्फेशन एज सेड हिमसेल्फ मोर देन अ कुरेटून। फ्रायर स्वयं को एक क्यूरेट से अधिक प्रभावशाली बताते हैं। यह उनकी आत्म प्रशंसा और धार्मिक पद का दुरुपयोग दर्शाता है। पंक्ति 216, एंड यफ अ सर्टीन फेरमे फॉर द ग्रॉन्ट। फ्रायर पैसे लेकर पापों की क्षमा देने का काम करते हैं। यह पंक्ति उनकी चालाकी और भ्रष्टाचार को उजागर करती है। पंक्ति 221, फॉर अन टू स्विच अ वर्दी मैन एज ही। यह पंक्ति व्यंग्यात्मक है। चौसर फ्रायर को वर्दी मैन कहते हैं, लेकिन वह उनकी अनैतिकता को छिपाते नहीं। फ्रायर के चरित्र का सार। फ्रायर एक चालाक और स्वार्थी व्यक्ति है, जो धर्म का उपयोग अपने भोग और लाभ के लिए करता है। उनके चरित्र के माध्यम से चौसर धार्मिक पदाधिकारियों की नैतिक गिरावट को व्यंग्यात्मक तरीके से उजागर करते हैं। आइए द कैंटरबरी टेल्स प्रोलॉग के अगले तीर्थयात्रियों का विश्लेषण जारी रखते हैं। मर्चेंट। मर्चेंट का परिचय। फ्रायर के बाद चौसर मर्चेंट मर्चेंट का वर्णन करते हैं। मर्चेंट एक व्यापारी है जो अपनी धनवान छवि बनाने की कोशिश करता है। वह अपनी उपस्थिति से अमीर और प्रभावशाली लगने की कोशिश करता है, लेकिन वास्तविकता में वह कर्ज में डूबा हुआ है। पंक्तियों का विस्तृत विश्लेषण। पंक्ति 270, अ मर्चेंट वॉज देयर विद अ फोक्ड बर्ड। मर्चेंट की फोक्ड बियर्ड, दो शाखाओं वाली दाढ़ी, उनके व्यक्तित्व और उनकी व्यावसायिकता का प्रतीक है। ये उनकी चतुराई और चातुर्य को दर्शाता है। पंक्ति 251, इन मोटली एंड हाई ऑन हॉर्स ही सैट। मर्चेंट रंगीन कपड़े मोटलीस पहनते हैं, जो उनकी अमीर छवि को दर्शाने का प्रयास है। वह ऊंचे घोड़े पर बैठते हैं, जिससे वह प्रभावशाली लगते हैं। पंक्ति 273, देयर विस्ट नो वाइट दैट ही वॉज इन डेटे। ये पंक्ति उनके कर्ज में डूबे होने का संकेत देती है, जिसे वह बड़ी चतुराई से छिपाते हैं। पंक्ति 234, सो स्टेटली वॉज ही ऑफ हिज गवर्नॉन्स। यह पंक्ति उनकी व्यवस्थित और प्रभावशाली छवि का उल्लेख करती है। मर्चेंट के चरित्र का सार।
मर्चेंट अपनी वास्तविक स्थिति को छिपाकर एक अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति की छवि बनाना चाहता है। उनका चरित्र मध्यकालीन व्यापारियों के स्वार्थ और दिखावे को दर्शाता है। क्लर्क क्लर्क का परिचय। मर्चेंट के बाद चौसर क्लर्क क्लर्क का वर्णन करते हैं। क्लर्क ऑक्सफोर्ड का एक विद्वान है जो ज्ञान प्राप्ति के लिए समर्पित है। वह गरीब है, लेकिन उसका मन सदैव पढ़ाई और शिक्षा में लगा रहता है। पंक्तियों का विस्तृत विश्लेषण। पंक्ति 235, ए क्लर्क दर वॉज ऑफ ऑक्सनफोर्ड ऑल्सो। क्लर्क ऑक्सफोर्ड का एक छात्र है। यह उनके शैक्षिक और अकादमिक जीवन को दर्शाता है। पंक्ति 249, नॉट ओ वर्ड स्पाक हिम मोर देन वॉज नीड। क्लर्क कम बोलते हैं और केवल आवश्यक बातें करते हैं। ये उनके गहन चिंतनशील स्वभाव का प्रतीक है। पंक्ति 290, एंड दैट वॉज सेड इन फॉर्म एंड रेवरेंस। क्लर्क के शब्द हमेशा आदर और शालीनता से भरे होते हैं। पंक्ति 200 पे मैंने पी, एंड ग्लैडली वोल्ड ही लर्ने एंड ग्लैडली टेचे। यह पंक्ति उनके शिक्षा के प्रति समर्पण को दर्शाती है। वह न केवल स्वयं सीखने के लिए उत्सुक हैं, बल्कि दूसरों को भी शिक्षा देने में रुचि रखते हैं। क्लर्क के चरित्र का सार। क्लर्क ज्ञान और शिक्षा के प्रति समर्पित व्यक्ति हैं। उनका जीवन सादगी और अध्ययन के आदर्श को दर्शाता है। वह धनवान नहीं है, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान उन्हें समाज में सम्मान दिलाते हैं। सार्जेंट ऑफ द लॉ। सार्जेंट ऑफ द लॉ का परिचय। क्लर्क के बाद चौसर सार्जेंट ऑफ द लॉ, सार्जेंट ऑफ द लॉ का वर्णन करते हैं। वह एक अनुभवी वकील है जो कानून में विशेषज्ञ है और अपने पेशे में प्रतिष्ठित है। पंक्तियों का विस्तृत विश्लेषण। पंक्ति 309, अ सार्जेंट ऑफ द लॉ, वॉर एंड WIS। यह पंक्ति बताती है कि सार्जेंट समझदार और अनुभवी हैं। पंक्ति 310, दैट ऑफ्टन हैड ए बीन एट द पारवीज। सार्जेंट अक्सर परविस, एक सार्वजनिक स्थान, में अपने ज्ञान और अनुभव के लिए जाना जाता है। पंक्ति 316, एंड येट ही सीम्ड बिसियर देन ही वॉज। यह पंक्ति व्यंग्यात्मक है। सार्जेंट व्यस्त होने का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। पंक्ति 319, नो वेयर सो बिसी अ मैन एज ही थर्नस। यह पंक्ति उनकी व्यस्तता के दिखावे पर चुटकी लेती है। सार्जेंट ऑफ द लॉ के चरित्र का सार। सार्जेंट एक प्रतिष्ठित और ज्ञानवान वकील है, लेकिन उनकी व्यस्तता का दिखावा उनके व्यक्तित्व की कमजोरी को उजागर करता है। उनका चरित्र मध्यकालीन पेशेवरों की वास्तविकता और बाहरी छवि के बीच के अंतर को दर्शाता है। आइए द कैंटरबरी टेल्स प्रोलॉग के अगले तीर्थयात्रियों का विश्लेषण जारी रखते हैं। फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन का परिचय। सार्जेंट ऑफ द लॉ के बाद चौसर फ्रैंकलिन का वर्णन करते हैं। फ्रैंकलिन एक धनी जमींदार है जो विलासितापूर्ण जीवन जीता है। वह अपने आतिथ्य और खाने पीने के शौक के लिए प्रसिद्ध है। पंक्तियों का विस्तृत विश्लेषण। पंक्ति 333, ए फ्रैंकलिन वॉज इन हिज कंपेनी। यह पंक्ति फ्रैंकलिन के परिचय के रूप में कार्य करती है। वह एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्यक्ति है। पंक्ति 334, विट वॉज हिज स्पर्ड एज इज द डेसिए। उनकी दाढ़ी सफेद और चमकदार है, जो उनके उम्र और अनुभव को दर्शाती है। पंक्ति 335, ऑफ हिज कॉम्प्लेक्सियन ही वॉज संगविन। फ्रैंकलिन का सैंगविन स्वभाव उनके खुशमिजाज और आनंदपूर्ण व्यक्तित्व का प्रतीक है। पंक्ति 338, वेल लव्ड ही by the Morway a sop in win, to live in Dilith was ever his one। ये पंक्तियां उनकी विलासप्रियता और खाने पीने के शौक को उजागर करती हैं। वह सुबह की शुरुआत वाइन और खाने से करते हैं। पंक्ति 328, इट स्न्यूड इन हिज हाउस ऑफ मीटी एंड ड्राइंके। इस पंक्ति में एक रूपक का उपयोग किया गया है,
जिससे पता चलता है कि उनके घर में भोजन और पेय की प्रचुरता हमेशा रहती है। फ्रैंकलिन के चरित्र का सार। फ्रैंकलिन एक आनंदमय और उदार व्यक्ति है। उनका जीवन विलासिता और आतिथ्य से भरा हुआ है। उनका चरित्र मध्यकालीन समाज के धनी और संपन्न वर्ग के जीवन को दर्शाता है। गिल्ड्समैन। गिल्ड्समैन का परिचय। फ्रैंकलिन के बाद चौसर गिल्ड्समैन का उल्लेख करते हैं। ये पांच कारीगर, हैबरडाशर, कारपेंटर, वेवेर, डायर और टेपेस्टर, समाज के मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे आर्थिक रूप से समृद्ध हैं और सामाजिक प्रतिष्ठा की आकांक्षा रखते हैं। पंक्तियों का विस्तृत विश्लेषण। पंक्ति 361, एन हार्बडशियर एंड अ कारपेंटर। चौसर गिल्ड्समैन के पेशों को सूचीबद्ध करते हैं, जो उनके व्यावसायिक कौशल और समृद्धि को दर्शाता है। पंक्ति 364 was a piked well and fresh here grey here knives were chipped not with brass। गिल्ड्समैन के कपड़े और चाकू ब्रास की बजाय चांदी से बने होते हैं। ये उनकी संपन्नता और स्टाइलिश छवि को दर्शाता है। पंक्ति 306 फुल फ्रेश एंड नीवे हेर गिरे अपिकेड वॉस। यह पंक्ति उनके परिधान की नवीनता और सुंदरता पर जोर देती है। पंक्ति 330 that if her wives were in early clipped, they would been called madam। यह पंक्तियां उनकी पत्नियों की महत्वाकांक्षा को दर्शाती हैं। वे मेडम कहलाने की इच्छा रखती हैं, जो सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। गिल्ड्समैन के चरित्र का सार। गिल्ड्समैन मेहनती और समृद्ध कारीगर हैं। उनका जीवन मध्यकालीन व्यापारियों और कारीगरों के उभरते हुए मध्यम वर्ग की सामाजिक आकांक्षाओं और आर्थिक सशक्तिकरण का प्रतीक है। कुक। कुक का परिचय। गिल्ड्समैन के बाद चौसर कुक का परिचय देते हैं। कुक अपने पेशे में निपुण है, लेकिन उनके व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वास्थ्य की स्थिति उनकी काबिलियत पर सवाल उठाती है। पंक्तियों का विस्तृत विश्लेषण। पंक्ति 387, ए कुक दे हैड विथ हिम फॉर द नोनीस। यह पंक्ति बताती है कि गिल्ड्समैन के साथ एक कुक भी है, वह उनके लिए खाना बनाता है। पंक्ति 383, टू बॉयल द चिकनीज विद द मैरीबोन्स। कुक के खाना पकाने के कौशल का उल्लेख किया गया है। वह चिकन और अन्य व्यंजन स्वादिष्ट तरीके से तैयार करता है। पंक्ति 387, बट ग्रीट हार्म वॉज इट एज इट थॉट हिमी। यह पंक्ति बताती है कि कुक के स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्वच्छता में कमी है। पंक्ति 348, दैट ऑन हिज शाइन अ मॉर्मल हडे है। कुक की टांग पर एक घाव मॉर्मल है, जो उनकी स्वच्छता की समस्या को दर्शाता है। कुक के चरित्र का सार। कुक अपने पेशे में निपुण है, लेकिन उनकी व्यक्तिगत स्वच्छता उनकी कमजोरी को उजागर करती है। उनका चरित्र कुशलता और व्यक्तिगत दोषों के बीच संतुलन को दर्शाता है। आइए द कैंटरबरी टेल्स प्रोलॉग के अगले तीर्थयात्रियों का विश्लेषण जारी रखते हैं। शिपमैन। शिपमैन का परिचय। कुक के बाद चौसर शिपमैन शिपमैन का वर्णन करते हैं। शिपमैन एक अनुभवी नाविक है, जो समुद्र की कठिनाइयों और खतरों का सामना करने में सक्षम है, हालांकि वह कठोर और कभी-कभी अनैतिक भी है। पंक्तियों का विस्तृत विश्लेषण। पंक्ति 398, अ शिपमैन वॉज देयर वार्निंग ए फेयर बाय वेस्टे। यह पंक्ति बताती है कि शिपमैन पश्चिम के किसी समुद्री क्षेत्र का निवासी है। पंक्ति 399, फॉर ऑट आई वूट ही वॉज ऑफ डर्टमouth है। शिपमैन डार्टमाउथ डार्टमाउथ का है, जो उस समय एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। पंक्ति 401 402, with many a tempest had day his bird been shake, he knew all the heavens as they were। यह पंक्तियां उनकी अनुभवहीनता और समुद्री ज्ञान को दर्शाती हैं। वह समुद्र में कई तूफानों का सामना कर चुका है और हर बंदरगाह को अच्छी तरह जानता है। पंक्ति 405, and by his hooted tranquil spite।
शिपमैन शराब पीने का शौकीन है। ये उनके कठोर और भोगप्रिय स्वभाव को दिखाता है। पंक्ति 408। इफ दैट ही फॉट एंड हर्ड द हेयर हॉन्ट। यदि शिपमैन लड़ाई में जीत जाता है तो वह अपने दुश्मनों को बख्शता नहीं। शिपमैन के चरित्र का सार। शिपमैन एक कुशल नाविक है जो अपने काम में निपुण है। हालांकि वह कठोर और कभी-कभी अनैतिक व्यवहार करता है। उनका चरित्र मध्यकालीन समुद्री व्यापार और समुद्र से जुड़े खतरों का प्रतीक है। डॉक्टर डॉक्टर का परिचय। शिपमैन के बाद चौसर डॉक्टर का वर्णन करते हैं। डॉक्टर चिकित्सा और खगोल विज्ञान में निपुण है। वह अपने पेशे में कुशल है, लेकिन वह धन के प्रति लालची भी है। पंक्तियों का विस्तृत विश्लेषण। पंक्ति 401। विद अस देयर वॉज अ डॉक्टर ऑफ फिजिक। डॉक्टर को फिजिक चिकित्सा का विशेषज्ञ बताया गया है। पंक्ति 414। ही न्यू द कॉज ऑफ एवरी मैलिडाई। यह पंक्ति डॉक्टर के ज्ञान और उनकी रोगों के कारण को समझने की क्षमता को दर्शाती है। पंक्ति 416। फुल रेडी हडे ही हिज अपोथिकरीज। डॉक्टर और उनके औषधि विक्रेता अपोथिकरीज के बीच एक समझौता है। यह उनके व्यावसायिक लाभ की ओर इशारा करता है। पंक्ति 423। कोल्ड इन फिजिक इज अ कॉर्डियल। यह पंक्ति डॉक्टर की सोने के प्रति लालच को दर्शाती है। वह सोने को स्वास्थ्य के लिए लाभकारी मानते हैं, जो उनके लालची स्वभाव को दर्शाता है। डॉक्टर के चरित्र का सार। डॉक्टर अपने पेशे में कुशल है और रोगों का सटीक इलाज कर सकता है। हालांकि उनकी लालच और धन संग्रह की प्रवृत्ति उनके चरित्र को कम करती है। वाइफ ऑफ बाथ। वाइफ ऑफ बाथ का परिचय। डॉक्टर के बाद चौसर वाइफ ऑफ बाथ का परिचय देते हैं। वह एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला है जो अपने अनुभव और जीवन के प्रति दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध है। पंक्तियों का विस्तृत विश्लेषण। पंक्ति 445। अ गुड विफ वॉज देयर ऑफ बिसाइड बेथ। वह बाथ नामक शहर की रहने वाली है। पंक्ति 449। शी वॉज अ वर्दी वुमन ऑल हियर लिव। यह पंक्ति उनके जीवन भर की स्वतंत्रता और अपने दम पर जीने की क्षमता को दर्शाती है। पंक्ति 424। हाउस बॉन्डस एट चिड़चे दोरे शी हड्डे फाइव। यह पंक्ति बताती है कि उन्होंने 5 बार शादी की है। यह उनकी स्वतंत्रता और प्रेम के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। पंक्ति 455। एंड ऑन हायर फीट अ पेयर ऑफ स्पोर्स शार्प। उनके पैर पर तीखे स्पर्श घुड़सवारी के जूते हैं, जो उनके सशक्त और आत्मनिर्भर स्वभाव का प्रतीक है। वाइफ ऑफ बाथ के चरित्र का सार। वाइफ ऑफ बाथ एक स्वतंत्र, अनुभवी और आत्मविश्वासी महिला है। उनका चरित्र मध्यकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति और उनकी स्वतंत्रता की खोज को दर्शाता है। आइए द कैंटरबरी टेल्स प्रोलॉग के अगले तीर्थयात्रियों का विश्लेषण जारी रखते हैं। पार्सन पार्सन का परिचय। वाइफ ऑफ बाथ के बाद चौसर पार्सन पार्सन का वर्णन करते हैं। पार्सन एक आदर्श पादरी हैं। वे न केवल धर्म का उपदेश देते हैं, बल्कि स्वयं भी धार्मिक और नैतिक जीवन जीते हैं। चौसर उन्हें एक आदर्श धार्मिक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। पंक्तियों का विस्तृत विश्लेषण। पंक्ति 457। अ गुड मैन वॉज देयर ऑफ रिलीजियन। यह पंक्ति पार्सन के चरित्र की नींव रखती है। वे अच्छे व्यक्ति हैं जो सच्चे धर्म और ईमानदारी का पालन करते हैं। पंक्ति 480। बट रिचर ही वॉज ऑफ होली थॉट एंड वर्क। पार्सन के पास भौतिक धन नहीं है, लेकिन वे पवित्र विचारों और कर्मों में धनी हैं। यह उनकी आध्यात्मिक श्रेष्ठता को दर्शाता है। पंक्ति 422 शाची 483। दैट इफ गोल्ड रस्टे व्हाट शैल इरेन डू। यह प्रसिद्ध पंक्ति बताती है कि अगर एक पादरी जो सोने के समान है नैतिक रूप से पतित हो जाए, तो सामान्य लोग जो लोहे के समान हैं क्या करेंगे। पंक्ति 436। ही वॉज अ शेपर्ड एंड नॉट अ मर्सनरी।
पार्सन को एक सच्चे चरवाहे के रूप में वर्णित किया गया है, जो अपने अनुयायियों की देखभाल करता है। वे अपने पद का उपयोग केवल लाभ के लिए नहीं करते। पार्सन के चरित्र का सार। पार्सन चौसर के आदर्श धार्मिक व्यक्ति हैं। वे ईमानदार, निस्वार्थ और धर्म के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं। उनका चरित्र धार्मिक पदाधिकारियों की नैतिकता का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है। प्लाउमैन। प्लाउमैन का परिचय। पार्सन के बाद चौसर प्लाउमैन का वर्णन करते हैं। प्लाउमैन पार्सन के भाई हैं और एक किसान के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। वे ईमानदारी, मेहनत और निष्ठा का प्रतीक है। पंक्तियों का विस्तृत विश्लेषण। पंक्ति 538। अ ट्रिवे स्विंकरे एंड ए गुड वॉज ही। यह पंक्ति प्लाउमैन के ईमानदारी और परिश्रम को दर्शाती है। वे सच्चे और मेहनती व्यक्ति हैं। पंक्ति 533। लविंग गॉड बेस्ट विद ऑल हिज हेड थे। प्लाउमैन पूरे हृदय से ईश्वर से प्रेम करते हैं। यह उनकी गहरी धार्मिकता को दिखाता है। पंक्ति 546। एंड पेड हिज टाइथ्स फुल फेयर एंड वेल। प्लाउमैन नियमित रूप से और ईमानदारी से अपने धार्मिक कर टाइथ्स का भुगतान करते हैं। यह उनकी नैतिकता और जिम्मेदारी को दर्शाता है। प्लाउमैन के चरित्र का सार। प्लाउमैन एक आदर्श किसान हैं। वे मेहनती, धार्मिक और ईमानदार हैं। उनका चरित्र मध्यकालीन समाज के मेहनतकश वर्ग की सच्चाई और धार्मिकता को उजागर करता है। मिलर। मिलर का परिचय। प्लाउमैन के बाद चौसर मिलर का वर्णन करते हैं। मिलर एक ताकतवर व्यक्ति है जो अनाज पीसने का काम करता है। उनका स्वभाव अशिष्ट और अभद्र है। पंक्तियों का विस्तृत विश्लेषण। पंक्ति 545। द मिलेर वॉज अ स्टाउट कॉल फॉर द नॉनेस। मिलर को एक बलशाली व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। पंक्ति 544। फुल बिग ही वॉज ऑफ ब्रॉन एंड ईक ऑफ बोन्स। यह पंक्ति उनकी ताकत और शारीरिक बनावट को दर्शाती है। पंक्ति 549। हिज माउथ एज ग्रीट वॉज एज अ ग्रीट फॉरनेस। यह पंक्ति उनके बड़े और अशिष्ट मुंह का उल्लेख करती है। पंक्ति 552। अ बैगे पाइप वेल कूड हे ब्लोवे एंड सोवने। मिलर बांसुरी बजाने में कुशल हैं। यह उनकी आनंद प्रियता को दर्शाता है। मिलर के चरित्र का सार। मिलर एक अशिष्ट, बलशाली और चतुर व्यक्ति है। वह अनाज मापने में धोखा करता है। उनका चरित्र मध्यकालीन समाज के अशिष्ट और अनैतिक व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। आइए द कैंटरबरी टेल्स द प्रोलॉग के अगले तीर्थयात्रियों का विश्लेषण जारी रखते हैं। मैनकिपल मैंसिपल का परिचय। मिलर के बाद चौसर मैनकिपल मैंसिपल का वर्णन करते हैं। मैनकिपल एक प्रबंधक है जो लॉ स्कूल के विद्यार्थियों और वकीलों के लिए भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करता है। वह बुद्धिमान और चतुर है, हालांकि उसकी चतुराई कभी कभी धोखे में बदल जाती है। पंक्तियों का विस्तृत विश्लेषण। पंक्ति 567। अ जेंटल मॉन्सिपल वॉज देयर ऑफ अ टेम्पल। यह पंक्ति बताती है कि मैकिपल एक जेंटल व्यक्ति है जो एक लॉ स्कूल टेम्पल के लिए काम करता है। पंक्ति 569। ऑफ विच अचटुअस माइक टू टेक एग्जाम्पल। यह पंक्ति दर्शाती है कि उनकी खरीदारी में इतनी कुशलता है कि अन्य लोग उनसे सीख सकते हैं। पंक्ति 571। दैट ही कोड ए वाइप हेयर आई। यह वाक्यांश दर्शाता है कि वह चतुराई से दूसरों को धोखा देने में सक्षम है। मैकिपल के चरित्र का सार। मैकिपल चतुर और कुशल प्रबंधक है। वह अपनी बुद्धिमत्ता से शिक्षित व्यक्तियों को भी पीछे छोड़ देता है। उनका चरित्र सामाजिक वर्गों में बुद्धिमत्ता और चालाकी के महत्व को दर्शाता है। रीव। रीव का परिचय। मैकिपल के बाद चौसर रीव रीव का वर्णन करते हैं। रीव एक जमींदार का प्रबंधक है। वह अनुशासित, कुशल और कठोर व्यक्ति है, लेकिन उसके स्वभाव में क्रोध और कंजूसी भी है। पंक्तियों का विस्तृत विश्लेषण।
पंक्ति 567। द रायवे वॉज अ स्प्लेंडरे कोलेरिक मैन। रीव को पतले और चिड़चिड़े स्वभाव वाले व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। पंक्ति 589। हिज बर्ड वॉज शेव एज एनवाई एज एवर ही खां। उनकी दाढ़ी बहुत करीने से बनी हुई है। यह उनकी व्यवस्थित और अनुशासित प्रकृति को दर्शाता है। पंक्ति 552। एंड एवर ही रूड द हिंड्रस्टी ऑफ आवर रूट। रीव हमेशा समूह के सबसे पीछे चलते हैं। यह उनके स्वभाव की गुप्तता और अविश्वास को दर्शाता है। रीव के चरित्र का सार। रीव एक कुशल लेकिन कठोर और चालाक प्रबंधक है। वह अपने स्वामी का भरोसा जीतता है, लेकिन अपनी चालाकी से धन भी एकत्रित करता है। उनका चरित्र मध्यकालीन समाज के प्रबंधकों की शक्ति और भ्रष्टाचार को उजागर करता है। समनर, समनर का परिचय। रीव के बाद चौसर समनर, समनर का वर्णन करते हैं। समनर एक धार्मिक अदालत का अधिकारी है जो लोगों को पापों के लिए बुलाने का काम करता है, हालांकि वह भ्रष्ट और अनैतिक है। पंक्तियों का विस्तृत विश्लेषण। पंक्ति 625। A Somnor was there with us in that place. समनर तीर्थयात्रियों के समूह का हिस्सा है। पंक्ति 626। That had a fire read cherubim's face. उनका चेहरा लाल और फूंसीदार है। यह उनके स्वभाव और अनैतिकता को दर्शाता है। पंक्ति 627। फॉर सॉस फ्लेम ही वॉज विद आइन नरवे। यह पंक्ति बताती है कि उनका चेहरा अस्वस्थता और अनैतिकता का प्रतीक है। पंक्ति 627। एंड इफ ही फॉन्ड डू एनीवेयर अ गुड फिलावे। यह पंक्ति उनकी रिश्वतखोरी को दर्शाती है। वह पैसों के बदले पापों को अनदेखा करता है। समनर के चरित्र का सार। समनर एक भ्रष्ट अधिकारी है जो अपने पद का दुरुपयोग करता है। उनका चरित्र धार्मिक अधिकारियों की अनैतिकता और पाखंड को उजागर करता है। पार्डनर, पार्डनर का परिचय। समनर के बाद चौसर पार्डनर, पार्डनर का वर्णन करते हैं। पार्डनर पापों के लिए क्षमा पत्र बेचता है, लेकिन वह चालाक और धोखेबाज है। पंक्तियों का विस्तृत विश्लेषण। पंक्ति 669। विथ हिम द रूड अ जेंटल पार्टनर। पार्टनर को जेंटल कहा गया है, लेकिन यह व्यंग्यात्मक है। पंक्ति 657। दैट स्ट्रेट वॉज कमन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ रोम। यह पंक्ति दर्शाती है कि वह रोम से आया है, जो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने का एक तरीका है। पंक्ति 675। बट ऑफ हिज क्राफ्ट टू रेकन वेल हिज विटे। यह पंक्ति उसकी चालाकी और धोखेबाजी को दर्शाती है। पंक्ति 680। फॉर इन हिज मेल ही हार्डिया पिल्वे बियर। वह तकिए का कपड़ा संतों के अवशेष के रूप में बेचता है। यह उनकी चालाकी और धोखे का स्पष्ट उदाहरण है। पार्डनर के चरित्र का सार। पार्डनर एक पाखंडी और धोखेबाज व्यक्ति है जो धर्म का उपयोग अपने लाभ के लिए करता है। उनका चरित्र धार्मिक पाखंड और आर्थिक लालच को उजागर करता है।